गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नमस्ते। अपन ने लास्ट में देखा था मादा जनन तंत्र। अब अपन इसमें कंटिन्यू देखेंगे कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती है। तो अपना अगला टॉपिक है प्रजनन की प्रावस्थाएं। ये प्रावस्थाएं नर जनन में भी होगी और मादा जनन तंत्र दोनों में होगी। सबसे पहले है युग्मक जनन। युग्मक जनन का तात्पर्य है युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया, अर्थात जिस प्रक्रिया से युग्मकों का निर्माण होता है उसे बोलते हैं युग्मक जनन। अगर मादा युग्मक का निर्माण होता है तो उसे बोलेंगे अंड जनन, और नर युग्मक का निर्माण होता है तो उसे बोलेंगे शुक्र जनन। तो सिंपल सी बात है, युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी युग्मक जनन। जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके अगुणित होते हैं, मतलब ऐन अवस्था में होंगे। जैसे युग्मकों का निर्माण हुआ, मादा जनन तंत्र से अंडाणु का निर्माण हो गया जिसको अंड जनन बोलेंगे, नर से हो गया शुक्राणु का जिसे शुक्र जनन बोलेंगे। अब इन दोनों का क्या होगा? आपका संयोजन होगा। और जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस विधि के द्वारा इनका संयोजन होता है उसे बोलते हैं अपन निषेचन या फर्टिलाइजेशन। मादा युग्मक नर युग्मक से मिल जाती है, जुड़ जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो ये होता है आपकी निषेचन। तो कई बार पूछा जाता है निषेचन क्या होता है? मादा युग्मक का या अंडाणु का शुक्राणु से संयोग जिस विधि के द्वारा होता है उसे बोलते हैं युग्मक जनन। अब देखते हैं आगे और कौन सी प्रावस्थाएं होती है। इसके अलावा जो नर युग्मक होता है या मादा युग्मक होता है उनका निर्माण एक निश्चित एज के बाद ही होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं लैंगिक परिपक्वता। इसे क्या बोलेंगे? लैंगिक परिपक्वता। स्त्री के अंदर ये होती है 13 से लेके 15 वर्ष, और नर की बात की जाए तो 18 से लेके 19 वर्ष। और इनका नियंत्रण विभिन्न हार्मोनों के द्वारा होता है। जो नर जनन में या नर में और मादा में जो लैंगिक परिपक्वता आती है वो विभिन्न हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित होती है। यहाँ दो इम्पोर्टेंट हार्मोन दे रखे, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। कौन से हार्मोन है आपके? टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों को ध्यान रखना आपको। ये द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों को भी क्या करते हैं? आपके नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे? ये अंड जनन और शुक्र जनन को भी क्या करते हैं? आपके प्रेरित करते हैं। तो दो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन नर के लिए होगा और एस्ट्रोजन किसके लिए होगा? आपका मादा के लिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब चलते हैं अपन नर जनन तंत्र में, ठीक है। नर जनन में भी क्या होंगे? उसी तरह होंगे प्राथमिक लैंगिक अंग, और जैसे मादा में होते थे वैसे नर में भी क्या होंगे? प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग। अब नर जनन तंत्र में प्राथमिक और द्वितीयक अंग कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले प्राथमिक अंग। ये अंग छोटे होंगे, लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण। ये अंग जो प्राथमिक अंग होंगे वो क्या होंगे? छोटे होंगे और लैंगिक युग्मकों का निर्माण करेंगे। कुछ हार्मोनों का भी स्त्रावण कर सकते हैं, जैसे आपके टेस्टोस्टेरोन। नर में जो वृषण होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस। नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है। नर जनन कोशिका या वृषण या टेस्टिस क्या करती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती है। अब यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर क्यों स्थित होते हैं? वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों स्थित होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है कि जो वृषण होंगे उदर गुहा से बाहर स्थित होने का क्या कारण है। तो इसका सिंपल सा कारण ये है कि जो उदर गुहा का जो तापमान होता है वो क्या होता है? शुक्राणुओं के परिपक्व होने के लिए जो तापमान चाहिए उससे 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। इसलिए वृषण क्या होंगे? उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। इसलिए वृषण क्या होंगे? आपके उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। अब कुछ अगर अपन बात देखी जाए तो सभी स्तनधारियों में क्या वृषण उदर गुहा से बाहर स्थित होते? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ जंतु ऐसे, जैसे व्हेल है, ब्लू व्हेल है, उसमें क्या होंगे? उदर गुहा के अंदर स्थित होंगे। इसके अलावा
सर्दियों में क्या होता है, वृषण क्या हो जाते हैं आपके, सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि बाहरी तापमान क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज के लिए भी। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है। इसके अलावा इन सब का नियंत्रण कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। द्वितीयक अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पे भी शुक्राणु कार्य करता है। अब देखते हैं अपन द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग में आएंगे वृषणकोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और मूत्रमार्ग और शिशन। द्वितीय में कौन आएंगे, सबसे पहले वृषणकोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और शिशन। सबसे पहले देखते हैं वृषणकोश। वृषणकोश, वृषण को स्थिर रखने की, भाई कोश का मतलब क्या होता है, एक चेंबर होती है, एक जगह होती है जहां आपके वृषण क्या हो जाए, एक जगह इकट्ठे रहे, ठीक है, उनको एक स्थान मिल जाता है। शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। देखो ये क्वेश्चन वहां डायरेक्ट ना देके क्या दे दिया इसने, इनडायरेक्ट दिया। तो जो वृषण कोश का तापमान होता है शरीर के तापमान के से कम होता है, या ये कह सकते हैं कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए उचित तापमान कहाँ होता है, आपके वृषण कोश में, ठीक है। इसीलिए वृषण क्या होंगे, वृषण कोश में स्थित होते हैं। सिंपल सा इतना सा लिखना है, वृषण कोश में वृषण स्थित होते हैं। इससे शुक्राणुओं का आसानी से यहाँ परिपक्वन हो जाता है या निर्माण हो जाता है, क्योंकि यहाँ इसका तापमान शुक्राणुओं के निर्माण के लिए उचित होता है। फिर चलते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्राशय से शुक्राणु तक पहुँचने के लिए शुक्राणु कहाँ बने आपके, वृषण कोश में बन गए, ठीक है। अब इनको शुक्राशय तक पहुंचना है, इसके लिए एक नली होती है और उस नली को क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी नली, वासा डिफरेंस, जिसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी नली, ठीक है। अब इसका सिंपल सा काम यह है कि ये शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाती है। शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी एक साथ संयुक्त नली बनाती है। शुक्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी जुड़ी हुई होती है आपस में और एक साथ क्या करती है, आपका एक ही नली का निर्माण करती है। शुक्राणु का मूत्र दोनों समान, देखो शुक्राणु भी उसी मार्ग से आता है और मूत्र भी क्या होता है आपका, उसी मार्ग से आता है। पर जब इसमें स्खलन होता है तब इसमें शुक्राणु आता है और नॉर्मल में क्या आता रहता है, आपका मूत्र आता रहता है। अब है शुक्राशय। शुक्रवाहिनी कहाँ खुलेगी, एक थैली जैसी संरचना में खुलती है, जो क्या होता है, शुक्राशय होता है। शुक्राशय में एक तरल पदार्थ पाया जाता है। ये तरल पदार्थ क्या करता है, वीर्य के निर्माण में मदद करता है। ये तरल पदार्थ क्या करेगा, आपके वीर्य के निर्माण में मदद करेगा और इसी में क्या होते हैं, आपके शुक्राणु तैरते रहते हैं या इसमें रहते हैं। और शुक्राणुओं को ये जो तरल पदार्थ होता है यही गति ऊर्जा प्रदान करता है। देखो जितने भी आपके नर वाले जो भी आपके युग्मक होंगे, चाहे वो पौधों के हो चाहे जंतुओं के हो, वो हमेशा गतिशील होते हैं, हमेशा क्या होते हैं आपके, गतिशील। तो शुक्राणु कैसे हैं आपके, नर युग्मक है, तो इनको गति करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यही द्रव क्या प्रदान करता है, इनको ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। अब चलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। कई बार सुनने में आया होगा कि किसी जेंट्स के या किसी व्यक्ति के क्या हुआ, प्रोस्टेट कैंसर हो गया। ये स्त्रियों में क्यों नहीं होता, क्योंकि स्त्रियों में प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं पाई जाती है। तो जो ये कह सकते हैं जो आपका नर जनन तंत्र है, इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी नहीं है, ये बाह्य स्रावी है। और क्या करती है, जो एक तरल पदार्थ निकलता है जो वीर्य होता है उसके निर्माण में मदद करती है। और जो जेंट्स होते हैं उनमें प्रोस्टेट का कैंसर भी हो जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है, अगर आप टाइट कपड़े पहनते हो, जैसे जींस वगैरह बहुत टाइट है, लंबे टाइम तक आप वैसे कपड़े पहनते हो, तो क्या होता है, वो आपकी जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अब चलते हैं मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग कैसा होता है, पेशियों से बना होता है, मतलब इसमें लचीलापन होगा। जहाँ जहाँ पेशियाँ होंगी शरीर में वहाँ क्या होता है, आपका लचीलापन पाया जाता है। तो मूत्रमार्ग में क्या होगी, आपकी पेशियाँ होगी। और ये मूत्रमार्ग कहाँ खुलेगा, आपके मूत्राशय में खुलेगा। अब देखो ये जो मूत्रमार्ग है इसमें से होकर मूत्र, शुक्राणु, प्रोस्टेट आदि के सारे बहाव निकलेंगे, ठीक है। और एक छिद्र के द्वारा खुलते हैं जिसे मूत्रजनन छिद्र कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है शिशन। तो मूत्र भाग का अंतिम भाग क्या कहलाता है, पेनिस या शिशन। ये एक बेलनाकार संरचना होती है
ठीक है, और ये मैथुन में सहायता करती है। इतना सा इसके लिखना, कॉप्लिकेशन में क्या करती है, ये मदद करती है, मैथुन में काम करती है। इसके अलावा इसी से क्या होता है, आपके वीर्य का बाहर निष्कासन होता है। तो ये था आपका नर जनन तंत्र। पहले अपन ने मादा जनन तंत्र देखा, फिर देखा आपका नर जनन तंत्र। तो अपना मादा जनन तंत्र के अलावा अपन ने नर जनन तंत्र देखा। इसके अलावा अब अपन देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो अगला आपका तंत्र है नर्व सिस्टम या और अंतःस्रावी तंत्र। देखो, अपने शरीर में जो भी सूचनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, किससे पहुंचती है, तंत्रिकाओं से। तो ऐसे देखा जाता है कि मस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, आपका तंत्रिका तंत्र। क्योंकि आपके शरीर में कोई भी सूचना एक अंग से दूसरे अंग तक, एक जगह से दूसरे जगह तक तुरंत पहुंचानी है, तो कौन सा अंग कार्य करेगा, आपका तंत्रिका तंत्र काम करेगा। और ये इतनी सटीक तरीके से, इतने अच्छे तरीके से कार्य करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे आपके कांटा चुभा और आपने वहाँ से हाथ, एक सेकंड से भी कम टाइम में वहाँ से हाथ हटा लिया, कैसे पता चला? जैसे आपके कांटा चुभा, वहाँ से सूचना कहाँ गई, तंत्रिका तंत्र से मस्तिष्क पे पास गई। मस्तिष्क ने वापस सूचना भेजी उस अंग तक और कहा कि वहाँ से हाथ हटा लो, पैर पे चुभा है तो पैर हटा लो। तो ये कार्य कौन कर रहा है, आपका तंत्रिका तंत्र। तो ये इतने महत्वपूर्ण कार्य है, वो इतने कम समय में और इतनी दक्षतापूर्ण करता है, वो होता है आपका तंत्रिका तंत्र। तो अपन आज देखेंगे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, अब देखो अंतःस्रावी, अंतः का मतलब अंदर, स्रावी यानी मतलब किसी पदार्थ का स्त्रावण करना, सिक्रेशन करना। तो अंतःस्रावी तंत्र को नलिका विहीन तंत्र या ये कह सकते हैं ग्रंथि विहीन तंत्र भी कहते हैं। क्योंकि जो अंतःस्रावी तंत्र होता है, इससे जो निकलते हैं पदार्थ, उनको क्या कहा जाता है, आपका हार्मोन। ये बनते कम मात्रा में हैं, बनते कहीं और है, कार्य कहीं और करते, पर इनका होना आपके तंत्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर के लिए क्या हो, आपके हार्ट का महत्वपूर्ण है। तो अपन इन दोनों को विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन आते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन आएगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या आएगा, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त। तो आपको ये आउट भी ध्यान रखना, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा, केंद्रीय और परिधीय। केंद्रीय में कौन आएगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जबकि परिधीय को फिर से दो में बांटा है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और कायिक को फिर से दो में बांटा है, अनुकंपी और परानुकंपी। इनसे एक एक नंबर के दो दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब अपन देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें आ गया मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क को फिर से तीन भागों में बांटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब है मानव तंत्रिका तंत्र, जिसमें सबसे पहले देखेंगे अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। अब जितने भी तंत्रिका तंत्र होते हैं, उनमें दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ था, चाहे केंद्रीय हो चाहे परिधीय हो। उनमें क्या होगी, दो प्रकार की तंत्रिकाएं। एक होगी अभिवाही और दूसरी होगी अपवाही। एक होगी अभिवाही और दूसरी कैसी होगी, आपकी अपवाही। अभिवाही का मतलब होती है उद्दीपनों को उत्कों व अंगों से, मतलब जैसे आपके कांटा चुभा और यहाँ से सूचना कहाँ गई, आपके मस्तिष्क तक। जैसे कांटा चुभा, सूचना कहाँ गई, मस्तिष्क तक। तो ये काम किसने किया, कौन सी तंत्रिका ने किया, अभिवाही। और अपवाही क्या करेगी, वापस सूचना को कहाँ भेज देगी, उस पर्टिकुलर अंग तक, टारगेट ऑर्गन तक भेज देगी। तो ये होगी आपकी अपवाही तंत्रिका। ठीक है, ये अपन ने देखा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय। अब अपन क्या करेंगे, तंत्रिका तंत्र को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को विस्तार से पढ़ेंगे। केंद्रीय में अपन ने क्या देखा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब चलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पहले भाग में, मस्तिष्क। मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कई बार सुनने में आता है कि उसकी क्या हो गई, ब्रेन डेथ हो गई, मस्तिष्क मृत्यु हो गई। हार्ट चल रहा है पर क्या होता है, फिर वो बेकार है, फिर उसके अंग क्या कर दिए जाते हैं, आपके डोनेट कर दिए जाते हैं, दान कर दिए जाते हैं।
तो मस्तिष्क एक बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स, कह सकते हो बहुत कॉम्प्लेक्स तंत्र है, और इसमें थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी भी हेरी फेरी हो गई, एक बाल जितनी सी, तो आपका पूरा सिस्टम, क्या कह सकते हो, सब कुछ तहस नहस हो सकता है। तो अपन बात करेंगे मस्तिष्क की। मानव मस्तिष्क शरीर का एक केंद्रीय अंग है, सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, जो सूचना का विनिमय और आदेशों का नियंत्रण करता है। किसको क्या सूचना देनी है, सपोज मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं सूचना दे रही हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है, तो ये सारे कहाँ से कंट्रोल हो रही है, आपके मस्तिष्क से। मस्तिष्क को मस्तिष्क ने मुझे आदेश दिया कि आप ऐसे ऐसे पढ़ा सकते हो। बच्चे बोलेंगे हम ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। और शरीर के विभिन्न कार्य, जैसे तापमान बढ़ना, अपना व्यवहार कैसा है, देखते हैं, सुनने, बोलने, चलने, सब कौन नियंत्रित करता है, आपका मस्तिष्क नियंत्रित करता है। और इसका वजन होता है 1.5, मतलब लगभग 1.5 किलो। और ये शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है, मतलब ये इतना जटिल होता है, ये जो बाहर से दिख रही है ना आपकी खोपड़ी, इसके अंदर होता है मस्तिष्क। ये क्या है, आपका हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ, उसके अंदर क्या आपका मस्तिष्क व्यवस्थित है, सेट है, इसके अंदर होता है आपका मस्तिष्क। ठीक है, अब देखो, जो खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है, मस्तिष्क के आवरण के बीच एक खांच होती है, मस्तिष्क होता है, उसके चारों ओर आवरण पाया जाता है, दोहरा आवरण पाया जाता है, और एक द्रव भरा रहता है जिसे मस्तिष्क मेरु द्रव कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, उसके चोट नहीं लगती। आपके सबसे पहले तो क्या, हड्डियों का एक ढांचा है, फिर उसके अंदर मस्तिष्क है, फिर उसके बाहर 3 आवरण है, पैरामीटर, ड्यूरामीटर, अरेक्नाइड। ठीक है, इनके बीच में क्या भरा रहता है, आपका एक द्रव भरा रहता है। ये बाहरी आघातों से क्या करता है, मस्तिष्क की रक्षा करता है। फिर आपका मस्तिष्क के भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 भागों में बांट रखा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब देखते हैं अग्र मस्तिष्क। ठीक है, पहले डायग्राम देखते हैं अपन अच्छे से। ये मस्तिष्क का डायग्राम है, आप इसको बनाने की प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल सिंपल सा है, डॉट डॉट से बनाओगे, मैंने पहले भी बताया डॉट डॉट से बनाने डायग्राम। अग्र मस्तिष्क दे रखा है, पश्चिम मस्तिष्क में कौन है, मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आपकी एक ग्रंथि भी पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि, जो मटर के दाने की तरह होती है। जो आपका मेरुरज्जु है, एक ट्यूब जैसी संरचना दिख रही है, इसमें एक छोटी सी ग्रंथि दिख रही है, जिसको क्या बोला जाता है, आपका पीयूष ग्रंथि। इसके जस्ट ऊपर क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये है मस्तिष्क के 3 भाग। तो सबसे पहले देखते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलके बना होता है। अग्र मस्तिष्क किसी से मिलके बना होता है, आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस। दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे अपन, अग्र मस्तिष्क। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला के क्या बोलेंगे अपन, अग्र मस्तिष्क। इसके अलावा अग्र मस्तिष्क क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है, वो देखते हैं अपन। जो अग्र मस्तिष्क होता है, टोटल मस्तिष्क सपोज आपका 100% है, तो उसका 80 से लेके 85% कौन बनाता है, आपका अग्र मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का वो, मतलब इस मस्तिष्क से, अग्र मस्तिष्क से कौन कौन से कार्य होते हैं, सोचने, समझने, विचारने, ये सारे कार्य कौन करता है, अग्र मस्तिष्क भी 2 भागों में बटा होता है, दाएं और बाएं गोलार्ध में। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक धूसर द्रव पाया जाता है, प्रत्येक गोलार्ध में एक धूसर ग्रे मैटर पाया जाता है। और इसके अंदर होता है सफ़ेद द्रव, सफ़ेद मैटर पाया जाता है। ये भी 2 भागों में बटा होता है, मेडुला और कॉर्टेक्स में। अब ये जो द्रव होता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए है कि ये कहा जाता है कि जिसके धूसर द्रव्य ज़्यादा होगा, जिसके माइंड में धूसर द्रव्य ज़्यादा होगा, ग्रे मैटर ज़्यादा होगा, वो उतना ही इंटेलिजेंट होता है। पर ये ऐसा तो है नहीं, बाहर से आप इंजेक्ट कर सकते हो, बाहर से नहीं ले सकते हो, ये जन्मजात ही होता है। तो ये कहा जाता है कि जिसके धूसर द्रव्य ज़्यादा होगा, वो व्यक्ति उतना ही इंटेलिजेंट, टैलेंटेड होता है। अब साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि क्या कारण है ऐसा।
तो अपन ने देखा कि अग्र मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। दो द्रव पाए जाते हैं, धूसर द्रव और सफ़ेद द्रव। यह आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें ये 80 से 5% होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसके अलावा इसका मेन काम क्या है? ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य, ये कौन करता है? आपके अग्र मस्तिष्क। इसके अलावा प्रमस्तिष्क के चारों ओर थैलेमस से घिरा होता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क चारों ओर से थैलेमस से घिरा होता है। भूख, प्यास, निद्रा, थकान, अभिव्यक्ति, इन सब का कंट्रोल कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, देखो मैंने कहा था जो मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क, वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलके बना होता है। तो थैलेमस का कार्य देखिए, विचारों का आदान प्रदान करना है। इसमें धूसर द्रव्य भरा जाता है, सफ़ेद द्रव्य होता है। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है, ये भूख, प्यास, निद्रा, थकान, मनोविज्ञान आदि का क्या करता है? आपका नियंत्रण करता है। तो अपन ने देखा तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा है। फिर उसमें अपन ने देखा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अपन ने मस्तिष्क के बारे में देख रहे हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और जो नोमेटर मिल रहा है बिल्कुल बुक का है, बिल्कुल बुक से मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा रही हूँ। कई बच्चे सोच रहे होंगे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जो प्रिपेयर नोट्स है वो भी आपको दे दिए जाएंगे। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मैंने बना रखे हैं, वो भी मैं दे दूंगी। पर आपकी ड्यूटी है, आप पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे और इसको लर्न करने की कोशिश करोगे। जो भी टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करोगे, फालतू वेस्ट नहीं करोगे। इसके अलावा पढ़ते रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।